नमस्कार। बात भृगुनंदी नाड़ी पर चल रही थी और भृगुनंदी नाड़ी पर बात चलती ही रहेगी। लेकिन अभी जो है पराशर ज्योतिष शास्त्र में नाभस योग का एक चैप्टर है, उस पर बात करने की मेरी इच्छा हुई है। इस कारण से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अब कोशिश करूँगा कि पराशर सिद्धांत के विषय में धीरे धीरे जो है जानकारी दी जाए। साथ में भृगुनंदी नाड़ी भी बीच बीच में मैं बात करूँगा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों के साथ। फिर कोशिश करूँगा कभी जैमिनी के विषय में भी बात करूँ। तो देखिए, अभी से जो है अपने नाभस योग पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो पहला जो देखिए नाभस योग की जहाँ तक बात आती है, तो देखिए नाभस योग जो है बेसिकली वो उसमें जो है 3 प्रकार के जो है आश्रय योग बताए हैं। आश्रय का अर्थ होता है निवास। ओके, तो निवास अर्थात राशि, मतलब राशियों को बेस करके जो योग बना है ना, जो ऋषि ने बताया है नाभस योग में, तो उसको आश्रय योग कहा है। तो आश्रय योग में जो सबसे पहला योग आता है वो होता है रज्जु योग। तो रज्जु योग कैसे बनता है इस पर मैं बात करूंगा आज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो है मेरी कोशिश ये है कि निरंतर जो है कुछ कुछ वीडियोस आप लोगों को दिया जाए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप लोग जो है उसको भी ऑन करके रखिए, जिससे आप लोगों को लाभ होगा। साथ ही अपने जो नज़दीकी लोग हैं जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। फर्दर अगर किसी को भी जो है ज्योतिष सीखनी है तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कृपया कोई कॉल ना करें। बाकी कार्य के लिए व्यस्तता रहती है, कंसल्टेशंस वगैरह भी रहते हैं, क्लासेस भी चलती हैं, तो इस कारण से फ़ोन लेने में ज़रा कठिनाई रहती है। इसलिए आप लोग जो है व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। ओके, रिगार्डिंग कोर्स ओनली। चलिए अभी जो है रज्जु योग पर बात प्रारंभ करते हैं। तो देखिए महर्षि पराशर कहते हैं कि रज्जु योग का निर्माण होने के लिए उन्होंने जो कंडीशन दी है वो चर राशि दी है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो मैंने ये नैसर्गिक कुंडली बनाई है मेष लग्न की। लग्न कोई भी हो, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये राशियां किसी भी स्थान में हो। ओके, रज्जु योग का निर्माण होने के लिए जो शर्त है वो यही है कि सूर्य से लेकर शनि पर्यंत, ओके, यहाँ पर राहु केतु की बात नहीं है, ध्यान से समझ लें। फिर फर्दर इसमें किसी भी प्रकार का जो है कंफ्यूजन जो है, मति भ्रम नहीं हो किसी को भी। सूर्य से शनि पर्यंत जितने 7 ग्रह हैं हमारे, वो अगर इन्हीं 4 राशियों में बैठे होते हैं, करेक्ट, मेष, कर्क, तुला, मकर, इन्हीं 4 राशियों में अगर बैठे होते हैं तो रज्जु योग का निर्माण हो जाता है। अभी इन 4 राशियों में ग्रह कैसे भी बैठ सकते हैं। वो 7 ग्रह जो हैं सूर्य से लेकर शनि, वो मेष में भी बैठ सकते हैं एक साथ। वो 2 ग्रह यहाँ, 3 ग्रह यहाँ, बाकी ग्रह कर्क में, फिर तुला में, मकर में, कैसे भी बैठे हैं। लेकिन इन्हीं 4 राशियों में सूर्य से लेकर शनि तक अगर ग्रह बैठे हैं, 7 ग्रह, तो फिर रज्जु योग का निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सन बैठ गया है, ओके, सूर्य बैठ गया है, करेक्ट, ठीक है। तो अब बुध भी तो यहीं होगा, नो डाउट। जब सूर्य यहाँ है तो बुध भी कहीं ना आसपास ही होगा। मान के चलते हैं कि मरकरी भी जो है यहीं पे बैठा है। ओके, तो अभी वीनस को भी अपने लेते हैं, है ना, तो वीनस को भी यहाँ रख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। फर्दर जो है अगर देखा जाए तो वही मंगल है,
करेक्ट। तो मानकर चलते हैं कि मार्स जो है हम लोगों का वो यहाँ पे बैठा है ना, मकर में। ठीक है। अभी गुरु जो है, गुरु को हम लोग कर्क में रख देते हैं, जुपिटर। ओके। तो अभी शनि है जो कि रह रहा है, तो बेसिकली, और साथ ही साथ चंद्र भी बच रहा है। तो अभी अपने लगभग मान करके एक एज्यूम कर रहे हैं कि भाई चलिए सैटर्न और ये मून, करेक्ट। तो इनको हम लोगों ने तुला में रख दिया है बेसिकली, करेक्ट। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये वीनस हो गया। सो बेसिकली अपने 3 ग्रह जो है लग्न में है ना, जो कि मेष राशि है, गुरु कर्क में है, मंगल जो है मकर में है, और शनि और चंद्र को हमने एज्यूम किया तुला में। तो इस प्रकार से ग्रह बैठेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि मकर में ज़्यादा बैठ जाएं या कैसे भी बैठ जाए, रहेंगे चर राशि में ही, एक साथ भी किसी भी राशि में बैठ सकते हैं। ऐसे भी कभी न कभी किसी कालखंड में ऐसी परिस्थिति बनती होगी जहाँ पर सभी ग्रह एक राशि में इकट्ठे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब सभी ग्रहों सृष्टि का जब निर्माण किया तो सभी ग्रहों को छोड़ा तो मेष राशि से छोड़ा था, ऐसी एक मान्यता है। सो बेसिकली चर राशि का स्वभाव क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, चर राशि जो होती है वो चलायमान होती है। ओके। तो चलायमान होने के कारण जो है इसमें एक लक्षण विशेष देखने को मिलता है कि व्यक्ति भ्रमणशील होता है। व्यक्ति एक स्थान पर बहुत ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता। ओके, है ना। तो उसकी बॉडी में जो है ग्रोथ भी जो है वो भी सही से होती है, विचार भी जो है वो इन व्यक्ति में वो आते रहते हैं, इंटेलेक्ट काफ़ी रहता है, क्योंकि वो चर राशि, व्यक्ति किसी भी एक बात को लेकर ज़्यादा समय तक बैठा नहीं रह सकता। जीवन में उन्नति भी होती ही रहती है। बीमारियां अगर आएंगी तो वो भी चली जाएंगी जल्दी, है ना। तो ये एक परिस्थिति है रज्जु योग की। यात्रा करने के लिए ये योग बहुत कारगर है। विदेश गमन के लिए ऐसा कोई कार्य जिसमें कि ट्रैवल का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता हो, ऐसा कोई व्यापार करना है, ऐसा कोई कर्म करना है जिसमें यात्रा होती हो, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन योग है। साथ ही साथ किसी प्रकार का संचार करना है ना, कुछ कम्युनिकेशन है या फिर मीडिया की लाइन है जहाँ पर संचार हो रहा है बेसिकली, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा करता है। ये बहुत बड़ा एक तरह से आप बोल सकते हैं एक वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो नेटिव को जीवन में सफलता प्रदान करता है। तो चर राशि में होने से व्यक्ति उसका जन्म का स्थान भी परिवर्तन हो सकता है, उसके पास एकाधिक संपत्ति भी हो सकती है जिसको संभालने के लिए वो बहुत यात्राएं करेगा। ठीक है। स्वभाव में ऐसे तो प्रसन्नचित्त रहता है, बहुत ज़्यादा उदासीन नहीं रहता, क्योंकि इनका जीवन जो है ना वो गतिशील होता है। वो एक जैसा समान मतलब एक एवरेज जीवन नहीं रहता। बहुत अगर निम्न श्रेणी के परिवार में जन्म होता है तो बहुत उन्नति को भी प्राप्त करते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर उन्नति वाले फैमिली में है ना, संपन्न परिवार में अगर जन्म होता है तो फिर वो डाउनफॉल भी आता है, क्योंकि ये चर राशि का स्वभाव है। चर राशि का स्वभाव ही है वो चलते रहना। तो चीज़ें जो हैं ओवरऑल बोलूँ तो जीवन अच्छा रहता है, उन्नतिशील होता है और दिखने में भी सुंदर होते हैं। साथ ही साथ घूमने फिरने के शौकीन, स्वभाव में चंचलता रहती है, यात्रा के लिए बहुत ही बेटर है। कुंडली में आप योग देखेंगे, प्रश्न आएगा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, तो आप देखेंगे या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूँ क्या। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि विदेश में सेटल होने के लिए चतुर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए, चतुर्थेश का द्वादशेश के साथ संबंध होना चाहिए, या द्वादश भाव द्वादशेश के साथ संबंध जनरली। ओके, लग्न का, लग्नेश का, है ना, द्वादश भाव द्वादशाधिपति के साथ संबंध होना चाहिए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो जनरल एक योग है जिससे कि हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति
फॉरेन में सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन ये एक ऐसा रज्जु योग है जिसको बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है, लोग भूल जाते हैं इसको लगाना। और ये जो है कंटिन्यू जन्म से लेकर जब तक इंसान मर नहीं जाता उसको यात्रा में ही रखता है। हो सकता है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो तो वो अपने निवास स्थान पर नहीं हो, है ना। अस्पताल जा रहा है तो रास्ते में ही मर गया, या अस्पताल में जाकर के वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये एक ऐसी संभावना है कि चर राशि का इतना प्रभाव है। प्रश्न शास्त्र में भी चर राशियों की बड़ी व्याख्या है, तो उस पर भी कभी बात करूँगा। बात काफ़ी कुछ करनी है मुझको, समय अभाव के कारण जो है बीच में वीडियोस जो है मैं नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपको निरंतर जो है कुछ कुछ वीडियो देता रहूं, जिससे कि एक लिंक जो है आप सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ बनी रहे, और एक ज्ञान जो है वो भी आप लोगों को मिल सके। जो लोग जो है ज्योतिष नहीं सीख पा रहे हैं डायरेक्टली मुझसे, तो वो लोग भी जो है लाभ ले सकें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रज्जु योग जो है उसमें एक ये खूबी है। साथ ही साथ चर राशि का एक स्वभाव और भी है कि इसमें एक खलता दिखी जाती है, खल स्वभाव बेसिकली, ओके। तो थोड़ा जो है बिहेवियर एकदम आपको अलग कुछ देखने को मिल सकता है कि एकदम से विवाद हो या इस तरह से कुछ हो, तो ये लोग जो है इनकी चांसेस होती है कि भाग जाएंगे, ओके। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि चर राशि है तो स्वभाव में चंचलता है, तो अगर ऐसे किसी इंसान की कुंडली है और उन पर अगर कोई मुकदमा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इनको जेल में रखना मुश्किल हो जाता है ना। तो जेल में रखना मुश्किल हो जाता है, तो एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे से तीसरे, इस तरह से भी वो लोग वहाँ भी घूमते रहते हैं। फर्दर जेल से छूटने का योग भी बनता है इसमें, क्योंकि वो चर राशि है, बहुत ज़्यादा समय तक जेल नहीं हो पाएगी, वो जल्दी छूट जाएगा, बेल जल्दी मिल जाती है, ओके। यदि कुछ गड़बड़ी हो गई है नेटिव के साथ और वो अरेस्ट हो गया है, तो ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति की बेल बहुत जल्दी हो जाती है, वो लोग जल्दी टिक नहीं पाते, है ना। तो बड़े बड़े क्राइम करके भी भाग जाएंगे। अगर कोई केस हो गया, केस में अगर अगर ये गिल्टी होते हैं ना, अगर इनकी कुछ आपको समझ में आया या नेटिव खुद भी समझता है कि मेरी गलती है, तो ऐसे इंसान बचने के लिए भाग भी जाते हैं। ये चर राशि का प्रभाव है। तो स्थिति जो है वो जैसी आज है वो कल नहीं रहेगी, इनका ऐसा मानना रहता है, इनके साथ ऐसा ही घटित होता है। तो ये रज्जु योग का प्रभाव है, इसका बहुत व्यापक इस्तेमाल है ज्योतिष में। मैंने नटशल में आप लोगों को बताया है, इसको आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब आज के लिए, अभी के लिए वीडियो इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आश्रय योग जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो देखिए नाभस युग में 32 प्रकार है, लेकिन भेद के कारण वो 1800 बन जाते हैं, 1800 बन जाते हैं। तो इनकी व्याख्या जो है बृहद जातक में भी मिलेगी, पराशर में तो है ही, साथ ही साथ यवन जातक में भी मिलेगी, इन सब में मिलेगी। और यही मतलब एक्चुअल जो है योग रहे हैं ज्योतिष में, जो कि बहुत ब्रिलियंट योग हैं। लेकिन लोग इन सब योगों को न देख करके गज केसरी योग, तो पंच महापुरुष के योग को भी बहुत ज़्यादा लोग देखने का प्रयास करते हैं, और बहुत सिंपल जो योग होते हैं उसको ज़्यादा देखते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो योग हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं। तो आश्रय योग का ये पहला वीडियो था, ओके। नाभस योग में हम लोग 32 योगों पर बात करेंगे। तो आश्रय योग का ये पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग मूसल योग और उसके बाद जो तीसरा योग जो है बेसिकली, ओके, नल योग, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।